गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम आपको क्लास 12th की ऑल पोइम्स के बारे में बताएंगे, यानी उसको समराइज़ करेंगे। और आई थिंक ये मोर देन इनफ होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो नंबर 1 पे हम चलते हैं। पोइम नंबर 1, माई मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। तो कमला दास ने ये जो पोइम लिखी है, जो कि हमारे 12th के सिलेबस में है, उसमें कमला दास अपनी रियल स्टोरी यानी रियल एक मेमोर के बारे में बता रही हैं। दैट मीन्स एक घटना जो उनकी लाइफ में हुई, जो कि रियल थी, उसके बारे में उन्होंने बताया है। कि कैसे बताया उन्होंने, कि जब वो अपनी माँ के साथ गाड़ी से एयरपोर्ट के लिए जा रही हैं। वो कहाँ जा रही थी? कोचीन के लिए। तो वो जब अपनी माँ के साथ बैठी होती हैं, तो माँ उनकी, जैसे कि अब गाड़ी में जाते हैं तो कभी कभी नींद आ जाती है, तो उस हल्की नींद वाले पोस्चर में बैठी हुई थी, यानी ऊँघ रही थी अगर हम अपने शब्दों में कहें तो उनका थोड़ा सा चेहरा भी पेल पड़ा हुआ था। और जब वो उनकी नज़र अपनी माँ पे पड़ी तो ये नोटिस करती हैं। कौन? कमला दास। कमला दास क्या नोटिस करती हैं? कि मेरी माँ अब बुज़ुर्ग हो रही है, यानी डेथ के करीब आ रही है। तो अब हम पता नहीं, जब मैं वापस आऊँगी दोबारा से तो मेरी माँ मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो उनके अंदर एक सेपरेशन का फियर था, जो सेपरेशन का फियर उनके साथ बचपन में भी था। क्योंकि जब हम छोटे बच्चे को कहीं घर से बाहर भेजते हैं तो उसे अपनी माँ से बिछड़ने का बहुत गम होता है। तो वही फियर उनके साथ आज भी था, और वो उस फियर से बहुत ज़्यादा अंदर से डर जाती हैं। इसके लिए फिर वो अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए, जो उनके माइंड में उथल पुथल चल रही थी, उसे चेंज करने के लिए वो अपनी विंडो से बाहर देखती हैं। और बाहर विंडो से जब देखती हैं तो क्या सीन दिखाई देता है कि गाड़ी चल रही है, तो जो ट्री हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स ऐसा लग रहा है कि ट्री चल रहे हैं। जब हम गाड़ी से चलते हैं, रास्ते में जब भी हम कोई सीन देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। एंड फिर नेक्स्ट सीन देखती हैं वो कि किसी घर से कुछ बच्चे खुश होते हुए, खिलखिलाते हुए दौड़ लगा रहे हैं बाहर के लिए। तो ये सीन देखकर वो अपने उन थॉट को अपने से दूर करती हैं, रिमूव करती हैं अपने आप से, क्योंकि वो उस फियर को और फेस नहीं करना चाहती थी। तो जब जैसी थॉट उन्होंने अपने दूसरे कन्वर्ट किया, यानी अपने बाहर देखा उन्होंने, तो दूसरे थॉट्स आ गए, यानी वो बच्चे जो खेल रहे थे वो दिखाई दिए। और उसके बाद उनका एयरपोर्ट आ जाता है। एयरपोर्ट के यार्ड में जाकर जब वो खड़ी होती हैं तो भी उनके माइंड में वही थॉट चल रहे होते हैं। और वो एंड में अपनी माँ से कहती हैं कि अम्मा हम फिर मिलेंगे, और फेक स्माइल के साथ उन्हें विदा करती हैं। तो यहाँ हमारी पोएम माई मदर एट 66 कमला दास की लिखी हुई ये कंप्लीट होती है। क्योंकि उसकी मदर 66 एज की हैं। दैट मीन्स नियर अराउंड वो डेथ के हैं। तो आफ्टर 60 एक एज ओवर एज मानी जाती है, जो कि हमें, अगर हम गवर्नमेंट जॉब पर होते हैं तो गवर्नमेंट भी हमें रिटायर कर देती है। इस तरीके से वो अपनी माँ को बूढ़ा होता हुआ देख रही हैं। और किस तरीके से इस पोएम में वो अपने माँ के फेस को, अपनी माँ की एज को कभी विंटर के मून से कंपेयर करती हैं, और कभी कॉप्स की एशेज से कंपेयर करती हैं। और इस तरीके से वो अपना फियर इसमें शो कर रही हैं। अपनी जो इमोशंस हैं उन्होंने इसमें उजागर किए हैं। नाउ नेक्स्ट पोएम, कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पैब्लो नेरूदा। तो पैब्लो नेरूदा ने कीपिंग क्वाइट में क्या चीज़ दर्शाई है वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने एक साइलेंस, एक क्वाइटनेस के की इम्पोर्टेंसी को बताया है। इन कीपिंग क्वाइट द पोइट डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ द क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी हमें अपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए कुछ देर शांत रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये उन्होंने इस पोएम के थ्रू हम लोगों को समझाने की कोशिश की है। मैंस एक्शन, हिज रश एंड हरी हैव ऑलरेडी कॉज मच कोज एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड। ऑलरेडी संसार में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतना शोर है, इतना सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से हर व्यक्ति हरी है, रश है, बहुत हड़बड़ी में है। तो उस सब से बचने के लिए उन्होंने एक इस पोएम के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि हम 12 मिनट्स के लिए, यानी 12 मिनट्स के लिए अगर हम साइलेंट होते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल पे पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। इससे बहुत सारे हार्म होने से बचेंगे। इज दैट मीन्स अब वो इसमें बताते हैं कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। नाउ इट इज़ द टाइम व्हेन ही शुड टेक अ पॉज। अब वो टाइम शुरू होता है जब हमें एक छोटा सा पॉज लेना है, क्योंकि पॉज एक
विराम को दर्शाता है। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और इस जो साइलेंट वाला टाइम ड्यूरेशन है, इसमें करना क्या है पर्सन को, कि हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स अपने ही बारे में सोचना है, सिर्फ सोचना है, ना कि बोलना है, ना ही हमें कुछ करना है। स्टिलनेस डजेंट मीन टोटल इनएक्टिविटी। स्टिलनेस का मीन्स ये नहीं है कि सभी बिल्कुल इनएक्टिव हो जाए। इनएक्टिव मीन्स हमारी बॉडी इनएक्टिव नहीं, हमारी केवल बॉडी इनएक्टिव होगी, हमारा माइंड एक्टिव रहना चाहिए। स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। एक जो साइलेंस है, वो जो हमारा इंट्रोस्पेक्शन है, जिसके थ्रू, जो हम साइलेंस के थ्रू, या हम अगर हम अपने शब्दों में कहें तो कभी कभी हम योग करते हैं या ध्यान करते हैं, तो उस ध्यान वाली मुद्रा में जब होते हैं तो माइंड हमारा बहुत सारे थॉट्स सोचता है। जब हम बहुत ज़्यादा देर तक करते हैं तो हम उस एक अच्छी लेवल पे उसमें पहुंचते हैं। तो यहाँ राइटर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम कुछ टाइम के लिए अपने काम को विराम दें और अपने आप के बारे में सोचें, और जो वर्ल्ड में जो हो रही इनएक्टिविटीज़ हैं, गलत एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में सोचें, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और हम एक दूसरे को समझने के लिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर क्रिएट हो सकती है। तो ये पेब्लो नरूडा ने कीपिंग क्वाइट के थ्रू समझाने की कोशिश किया कि मैं 12 तक काउंट करूँगा, और इस 12 तक काउंट करने में हम सबको क्या रहना है, क्वाइट रहना है, साइलेंट रहना है। और उस साइलेंट होने से कितने कितने फ़ायदे हैं, ये सारे इन्होंने इस पोएम में बताए हैं। कि हम बहुत सारी स्टोरीज सुनते हैं, बहुत सारे महान पुरुषों की कहानियाँ सुनते हैं, बहुत सारी जो सी पर जो सॉल्ट बीने का काम करते हैं लेबर, उनके हाथ जो ज़ख्मी हो जाते हैं, उन हाथों को बचाने के लिए कि कुछ मोमेंट के लिए तो उनको प्रॉब्लम से वो थोड़ा सा दूर होंगे। तो ये सारी बात बताने की कोशिश की है पेब्लो नरूडा ने इस हमारे कीपिंग क्वाइट पोएम के माध्यम से। नाउ थर्ड पोएम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इट इज़ अ फेमस पोएम रिटन बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स एक ब्रिटिश राइटर थे, जो कि रोमांटिक एज के राइटर थे, और जो बहुत कम एज में दुनिया से चले गए थे, क्योंकि इन्हें टीबी हो गई थी, और टीबी की वजह से ये 26 साल की उम्र पर इनकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने ही इस खूबसूरत पोएम को लिखा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेचर की ब्यूटी को बताया है कि किस तरीके से अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉय फॉर एवर, यानी इसका जो खुशी है, जो थिंग और ब्यूटी क्या, यानी किन चीज़ों की सुंदरता के बारे में बात की है, यानी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, यानी जो नेचुरल थिंग्स हैं, उनकी ब्यूटी कभी भी डिस्क्रीज नहीं होती, कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती जाती है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंसेंट सोर्स ऑफ जॉय। और एक थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, हमारी जॉय का एक सोर्स है। इट्स ब्यूटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और इसकी ब्यूटी दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। इट नेवर फेडेड, नाउ विल इट एवर पास इनटू नथिंगनेस। ना ही कभी फेड होती है और ना ही इसकी ब्यूटी कभी ख़त्म होती है। इट गिव्स अस पीस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और ये नेचुरल चीज़ें, नेचुरल हवा, गर्मियों में प्यारा प्यारा झरना, या सर्दियों में भी वो प्यारी प्यारी धूप, ये हमें क्या देती हैं, यानी नेचुरल चीज़ें हमें क्या देती हैं, एक पीसफुल नींद देती हैं, जिससे हमें बहुत अच्छे सपने आते हैं। वी आर बाउंड टू द ब्यूटीज़ ऑफ द अर्थ। और ये ब्यूटी, ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी चीज़ों की सुंदरता हमें किससे बांधे हुए हैं, इस अर्थ से। क्योंकि इतनी रश भरी लाइफ में अगर हम फिर भी जीने की चाह करते हैं तो वो क्यों है, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें बाइंड अप किए हुए हैं। वी सफ़र फ्रॉम मैलिस एंड डिसअपॉइंटमेंट। हम बहुत सारी निराशाओं से पीड़ित हैं, बहुत सारे परेशानियों से, दिक्कत से पीड़ित हैं। वी लैक गुड ह्यूमन क्वालिटीज़ एंड नोबल नेचर्स। हमारे अंदर बहुत सारी गलत आदतें हैं, कुछ एक अच्छी क्वालिटी नहीं है हमारे अंदर, उसकी कमी है। दीज थिंग्स मेक आर लाइफ ग्लूमी, और जिसकी वजह से हमारी लाइफ नीरस हो जाती है, दर्द भरी हो जाती है, दुख भरी हो जाती है। वी ऑल्सो डेवलप अनहेल्दी एंड एविल वेज, और इसी की वजह से हम अनहेल्दी भी होते हैं और हम गलत ट्रैक पर भी चले जाते हैं। दे कॉज अस नथिंग बट सफरिंग एंड पेन। और ये केवल उस जो हम पेन फील करते हैं, या जो हम प्रॉब्लम फील करते हैं, ये उन्हीं के कारण हम उन चीज़ों से बाहर आ पाते हैं, किसके, थिंग्स ऑफ ब्यूटी के कारण।
इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस सफरिंग मैनकाइंड हैज अ होप, अ थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर डिसअपॉइंट अस। इतनी सारी सफरिंग होने के बावजूद भी इंसान के जीवन में एक होप रहती है, एक उम्मीद रहती है, आशा की किरण रहती है, क्योंकि आशा की किरण नहीं होगी तो इंसान जी नहीं सकता। अ थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर डिसअपॉइंट अस। एक चीज़ों की जो खूबसूरती है वो कभी भी हमें डिसअपॉइंट नहीं करती। इट इज़ नेवर devalued. Some shapes of beauty removes that pale of sadness and suffering that covers our spirit. और इसकी सुंदरता का कोई रूप नहीं है, ये ओवरऑल खूबसूरत है और ये हर हाल में हमारे जो ऊपर परेशानियों की जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको रिमूव करने की कोशिश करती है। यानी इन चीज़ों की खुशी में हम सारी प्रॉब्लम्स को भूलने की कोशिश करते हैं। The sun, the moon, trees, beautiful flowers, smell, steam are constant source of happiness. और वो थिंग्स क्या हैं जिनकी ब्यूटी की हमेशा बरकरार रहने की किड्स बात कर रहे हैं। वो चीज़ें हैं द सन, द मून, द ट्रीज, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड स्मॉल स्ट्रीम्स। ये कैसे कांस्टेंट सोर्सेज हैं हमारी खुशियों की। दीज ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर मेक आवर लाइफ स्वीट। और ये नेचुरल सारी चीज़ें हमारे जीवन को बहुत सुंदर बनाती हैं, बहुत मधुर बनाती हैं। सूदिंग एंड हैप्पी, शांत और खुशनुमा बनाती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ में किड्स बताते हैं कि दीज ब्यूटीज ऑफ नेचर आर लवलियर देन ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड। ये जो थिंग्स की ब्यूटी है, ये जो नेचुरल थिंग्स की ब्यूटी है, ये हमें इतनी खुशी देती है कि इससे हमें इसके अलावा हमें वो खुशी भी वहाँ से भी नहीं मिलती जहाँ से हम कभी कभी कोई बहुत अच्छी कहानियाँ सुनने से या किस्से सुनने से जो खुशी मिलती है उनसे कई गुना ये खुशी हमें मिलती है। नेचर इज़ एन एंडलेस फाउंटेन पोरिंग इनटू अस अ हेवनली इमोर्टल ड्रिंक। नेचर, प्रकृति एक ऐसी चीज़ है जिसका खुशियों का फव्वारा हमारे ऊपर ओवरऑल कंसिस्टेंसी के साथ बहता ही रहता है। यानी हमें जब नेचुरल जो भी हैप्पीनेस मिलनी है वो सारी मिलती ही मिलती है, उसके लिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं होते। जब हमें जो चीज़ें मिलनी हैं उसके लिए प्रकृति कभी हमें भेद नहीं करती, कभी हमें प्रॉब्लम में नहीं डालती। तो नेचुरल चीज़ों को इन्होंने इतनी अच्छे से ब्यूटीफाई किया है कि रियल में मी टू आई लव नेचर। Now next poem, A Roadside Stand by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन राइटर थे जिन्होंने A Roadside Stand पोएम को लिखा और इस पोएम के थ्रू उन्होंने अपनी फीलिंग्स को शो किया है कि किस तरीके से रोड्स पे जो रोड की साइड पे जो स्टैंड बने होते हैं, दैट मीन्स एक शॉप टाइप बने होते हैं, उनकी जो कंडीशन है, पिटिएबल कंडीशन है, उसको उन्होंने दर्शाया है इस पोएम के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बताते हैं कि किस तरीके से जब वो स्टैंड लगाकर बैठे हैं अपने घर में से ही उन्होंने उसको रूफ़ को बनाया है उनकी को, और अपने आसपास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो शॉप पर बेचने के लिए वो वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन गाड़ियाँ, चमकदार गाड़ियाँ निकलती जा रही हैं, कोई भी गाड़ी वहाँ नहीं रुक रही है। तो ऐसा मत समझो कि वो वहाँ भीख मांगने के लिए बैठे हैं। वो वहाँ बैठे हैं इसलिए कि उनका सामान कोई परचेज़ करे और उसके बदले में उन्हें कुछ कैश फ्लो मिले। नेक्स्ट बताते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि इनकी ये नीड नहीं है कि हमें बहुत सारा पैसा मिले या बहुत कुछ अलग से हो। सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं, यानी कोई भी कस्टमर, कोई भी गाड़ी वाला यहाँ आके रुके और हमसे कुछ सामान परचेज़ करे। लेकिन कोई भी गाड़ी वहाँ नहीं रुकती, ना ही किसी गाड़ी वाले को कोई फ़र्क पड़ता है कि उनकी क्या हालत है, उन्हें क्या नीड है और क्या नहीं। तो गाड़ियाँ जैसे आती हैं वैसे ही आगे को चली जाती हैं। एक आध अगर रुकती भी है तो वो सिर्फ इसलिए रुकती है कि वो वहाँ कोई एड्रेस पूछने के लिए या वहाँ से टर्न लेने के लिए, या कभी किसी की गैस ख़त्म हो गई तो गैस के लिए पूछने के लिए। अदरवाइज़ अपने पर्पज़ से रुकती हैं वो। इनका किसी को नहीं पड़ा कि यहाँ कुछ सामान सेल हो रहा है तो हम परचेज़ कर लें तो इसमें इनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो इस तरीके की सिचुएशन बताते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि उनकी हालत बहुत गंभीर है और जो व्हीकल्स यहाँ से निकल रहे हैं कोई भी उन पर किसी का ध्यान नहीं है।
उनकी हालत जो है बहुत गंभीर है। और वो सिर्फ क्या चाहते हैं कि उन्होंने जब अभी जो देखा कि शहरों में किसी तरीके से लग्जरी लाइफ लोग जीते हैं, कैश फ्लो उनके कितने काम आता है, तो वो बस वही थोड़ी सी लग्जरी लाइफ को एंटरटेन करना चाहते हैं। ये सिर्फ चाहते हैं कि थोड़ा सा कैश फ्लो हमारे पास आए तो हम भी अपनी लाइफ में कुछ इन्जॉय कर पाएँ। नेक्स्ट बताते हैं कि अगर वो गाड़ियाँ रुकती भी हैं तो वहाँ की सीन देखकर वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, या केवल वहाँ एड्रेस पूछने के लिए रुकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ सामान लेने के लिए कोई नहीं रुकता। लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ का जो एरिया है वो ये भी शो कराता है कि वहाँ कितनी पीसफुल जगह है वो। नेक्स्ट बताते हैं कि इनकी जो कंडीशन है उसके जो जिम्मेदार खुद नहीं हैं, क्योंकि इनकी सुनने वाला ही कोई नहीं है। जैसे कि नेता लोग प्रोमिसेस करते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो उनकी भी सुनने वाला कोई नहीं है उनसे। वो केवल अब एक वोट बैंक की तरह बने हुए हैं। उनका कोई उनकी जो सिचुएशन है उसको कोई समझने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को राइटर समझते हैं कि कितना उनके जो दर्द को केवल राइटर समझ पा रहे हैं। अब राइटर ये कहते हैं कि मैं समझकर भी क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए तो हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, और हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। वहाँ अगर गाड़ी कोई रुक कर सामान लेती है तो उसमें उनका बेनिफिट होता है, और बेनिफिट क्या होगा, कुछ कैश फ्लो आएगा जिससे वो और भी अपना कुछ देख सकते हैं। तो इस पोएम के थ्रू सिर्फ उन्होंने यही बताया है कि जो रोड की साइड पे जो स्टैंड बने हुए होते हैं, जहाँ वो अपना जो सामान है, बेरीज और पम्पकिन्स वगैरह जो सामान सेल करते हैं, किस तरीके से वो सेल कर रहे हैं, यही सारा चीज़ इसमें बताई गई है। पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर रिटन बाय एंड्रिन रिच। एंड्रिन रिच बताती हैं कि आंट जेनिफर्स जो हैं वो टाइगर बना रही हैं, किसी उस कपड़े पे वो टाइगर को बुन रही हैं। तो वो जिस शेप में उन्होंने बनाया है वो शेप ये दर्शा रही है कि एक इंसान के अंदर कितनी ब्रेवरी होती है और कितना वो फ्रीडम चाहता है। वो उस टाइम की कहानी है जब बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग सोसाइटी हुआ करती थी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। लेडीज़ें आफ्टर मैरिज सारी चीज़ें फॉलो अप करती थी और सारी चीज़ें फेस करती थी, सारी ट्रबल्स एंड कंडीशंस। तो वो एंड्रिन रिच अपनी ही सिचुएशन को, अपने इनर थॉट्स को उन टाइगर्स के थ्रू बता रही हैं कि किस तरीके से ये टाइगर ट्विंकल कर रहे हैं, ब्राइटनेस इनके शाइनिंग कर रहे हैं। उनका कलर बताया गया कि ये येलो कलर में शाइन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं। तो इनका क्या है, इनका सिर्फ पर्पज़ ये है कि उनकी जो लिबर्टी है, उनका जो फ्रीडम है वो उनसे नहीं छीना गया। दैट मीन्स अभी यहाँ कोई उनसे डरने वाला नहीं है। जैसे वो वहाँ पर आराम से अपने फॉरेस्ट में रहते हैं, इसी तरीके से एक लेडी भी चाहती है कि थोड़ा सा फ्री लाइफ में फ्रीडम, तो वो उसको मिलनी चाहिए। अब वो ये भी शो कर रही हैं, बहुत बुज़ुर्ग हो गई हैं आंट जेनिफर्स, और वो जिस सुई से अपना बुन रही हैं वो भी पुल करने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। उनकी फिंगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कप रही हैं, बहुत वीक हो चुकी हैं। कि तो वो ये बता दें कि मैं जो उन्होंने शादी के बाद जो बैंड पहना था, बैंड से सेंस ये है कि यहाँ जो शादी के बाद शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो उसमें दब के रह गई हैं। उनके इनर थॉट्स अंदर ही रह गए, जो वो इन टाइगर्स के थ्रू शो करा रही हैं। और इस पोएम के थ्रू ये बता रही हैं कि किस तरीके से जैसे टाइगर्स अपना फ्रीडम पसंद करते हैं, ऐसे ही हर पर्सन को अपना फ्रीडम पसंद होता है और उसको उसका फ्रीडम मिलना चाहिए। दैट्स ऑल।